हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल परख में आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। आज मैं स्टैटिक जीके का यहाँ पे सीरीज़ नंबर 2 लेकर के आई हूं। मतलब ये दूसरी क्लास है स्टैटिक जीके की। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ एक क्लास 20 मिनट की लगभग एक क्लास तो मैं आप लोग को स्टैटिक जीके का दूँ। अगर मैंने आपसे बोला था कि एक हफ्ते का आप इस क्लास को लीजिएगा ज़रूर। अगर आप लोग को बेनिफिट समझ में आता है तो आगे देखिएगा, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं लिया गया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट ना हो, चाहे वो आपको कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम होता है। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह मंगल और बृहस्पति ग्रह, कौन कौन से ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम आदित्य L1। आदित्य आप लोग को अभी पता होगा, अभी हाल ही में जैसे चंद्रमा के लिए हमने चंद्रयान 3 भेजा था, ऐसे ही सूर्य के लिए अभी आदित्य L1 एक मिशन था वो भेजा गया था। तो आदित्य L1 का जो कि किससे भेजा गया था, तो ये भेजा गया था PSLV C57 से। किससे भेजा गया था, इसका लैंडर का नाम क्या था, उपग्रह का नाम क्या था इसके, PSLV C57। और ये कहाँ भेजा गया था, ये लैग्रेंज बिंदु, मतलब सूर्य का एक बिंदु होता है लैग्रेंज बिंदु जिसको कहते हैं, तो वह लैग्रेंज बिंदु के पास भेजा गया था। और इसकी दूरी कितनी है लैग्रेंज बिंदु की हमारे पृथ्वी से, तो पृथ्वी से इसकी दूरी है 15 लाख किलोमीटर, ठीक है। और आइए जान लेते हैं कि लैग्रेंज बिंदु क्या होता है, क्योंकि ये नया वर्ड है, आप लोगों ने सुना नहीं होगा। देखिए, जहाँ पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल समान हो जाता है तथा पृथ्वी और सूर्य के मध्य ऐसे 5 पॉइंट हैं। मतलब जहाँ भी पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल समान हो जाता है उसे हम लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। और हमारे सूर्य में ऐसे पाँच जगह है जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है और उसे ही हम लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। और आदित्य L1 मिशन का जो उपग्रह था उसका नाम क्या था, उसका नाम था PSLV C57। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखिए चंद्रयान 3 के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 जो है वो भेजा कब गया था, ये 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। और पहुंचा कब था, ये पहुंचा था 23 अगस्त को। अभी 23 अगस्त 2023 को ही 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। और कहाँ पहुंचा था, ये चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा था। और चंद्रमा के साउथ पोल के जिस स्थान पे ये लैंड किया था उसे क्या कहते हैं, उसे शिव शक्ति नाम दिया गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति नाम दिया गया है। और जिस रॉकेट से ये चंद्रयान 3 भेजा गया था उस रॉकेट का नाम क्या है, उस रॉकेट का नाम है LVM-3M4। और इस रॉकेट को हम बाहुबली भी कहते हैं। देखिए, जिस तारीख को पहुंचा था हमारा चंद्रयान 23 अगस्त 2023 को, उसे किस रूप में मनाया गया था, उसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 जो हमारा है वो 14 जुलाई 2023 को यहाँ से मतलब कि भेजा गया था पृथ्वी से। पहुँचा कब, ये पहुँचा 23 अगस्त 2023 को। और कहाँ पहुँचा, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुँचा। और जिस स्थान पे चंद्रमा के साउथ पोल के जिस स्थान पे ये उतरा हमारा चंद्रयान 3, उस स्थान को क्या कहते हैं, शिव शक्ति कहते हैं। और 23 अगस्त जिस दिन पहुँचा उसे किस रूप में मनाया गया, तो उसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। और ये किस रॉकेट से भेजा गया था, तो जो चंद्रयान 3 है वो LVM-3M4 रॉकेट से भेजा गया था, जिसे हम बाहुबली भी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए NVS-01। ये NVS-01 क्या है, आइए जान लेते हैं। तो जो NVS-01 है ये जो है वो नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का ये पहला उपग्रह है, ठीक है। क्या है, नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का ये पहला उपग्रह है। और ये किससे भेजा गया था, ये भेजा गया था GSLV F12 से भेजा गया था। किससे भेजा गया था, GSLV F12 से भेजा गया था। और ये नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। आगे देखिए, यहाँ पे हमारा अगला है हमारा लूपेक्स। तो लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। लूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। और ये किसका मिशन है, ये इसरो और जाक्सा का मिशन है। इसरो मतलब ये भारत का है और ये जाक्सा कहाँ है, ये जापान का है।
तो भारत और जापान की ये संयुक्त मिशन है जिसका नाम है लूपेक्स और इसका फुल फॉर्म है लोनर पोलर एक्सप्लोरेशन। आगे देखिए, आगे है हमारा DSSAR उपग्रह। क्या नाम है? DSSAR उपग्रह। तो DSSAR उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। ये सिंगापुर का उपग्रह है। जो DSSAR उपग्रह है कहाँ का उपग्रह है? सिंगापुर का है। और इसे हमने अभी लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है PSLV C56 से। ये है तो कहाँ का? ये उपग्रह तो सिंगापुर का है DSSAR उपग्रह, लेकिन इसे लॉन्च किया है भारत ने। और किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो PSLV C56 से लॉन्च किया है। अब देखिए, लूना 25, भारत का जो चंद्रयान 3 गया था उससे पहले रूस ने लूना 25, ये भी चंद्रमा का ही मिशन, चंद्रमा के लिए जैसे हमारा चंद्रयान था वैसे उन्होंने लूना 25 भेजा था। ये रूस का था, लेकिन ये क्या हुआ था? ये क्रैश कर गया था, मतलब ये लैंड नहीं हो पाया था। ये एक असफल मिशन था। तो लूना 25 कहाँ का मिशन था? तो लूना 25 रूस का मिशन था और ये कि चंद्रमा मिशन था और फेल हो गया है। आगे देखिए, ऐश्वर्य तोमर कौन कौन? आइए जान लेते हैं। ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार कि ये कौन है? अभी हाल में ये बहुत चर्चा में है। स्ट्रैटेजी में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी शूटिंग स्पोर्ट्स के हैं ये लोग। तो हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि ये व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। तो ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार जो हैं वो शूटिंग से संबंधित हैं। देखिए, ये क्यों इस समय फेमस हैं? तो जाइए जान लेते हैं। तो एशियन गेम में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है इन तीनों लोगों ने। क्या क्या है? जो एशियन गेम इस टाइम चल रहा है चीन के हांगझो में, तो चीन के हांगझो में जो एशियन गेम चल रहा है उसमें 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है और ये एशियन गेम का पहला गोल्ड है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एशियन गेम का पहला गेम है ये, एशियन गेम का पहला गोल्ड है ये। और शूटिंग के लिए जीता है, किसने जीता है? ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार ने। तो शूटिंग में पहले स्थान पे कौन आया? भारत, क्योंकि इसने गोल्ड जीता है। दूसरे स्थान पर कौन आया? कोरिया। तीसरे स्थान पे चीन। तो आप लोग इसमें से इतना तो याद रखिएगा कि जो ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार जो हैं वो शूटिंग से संबंधित हैं और इन्होंने अभी एशियन गेम में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है और ये एशियन गेम का पहला गोल्ड है। ठीक है, आगे देखिए। महिला क्रिकेटर ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। तो महिला क्रिकेट टीम ने भी अभी हाल ही में श्रीलंका को हरा करके गोल्ड जीता है और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। आगे देखिए, आगे हमारा कि 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है वो कहाँ होगा? वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इससे पहले वाला जो हुआ था 2022 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में होगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा और जो इससे पहले जो 2022 में हुआ था वो बर्मिंघम में हुआ था। हर 4 साल के बाद ये आयोजित होता है। फिर है राष्ट्रीय खेल। तो देखिए, अभी जो 37वां राष्ट्रीय खेल होगा वो कहाँ होगा? वो गोवा में होगा। और 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, 37वां कहाँ होगा? जो आने वाला है वो गोवा में होगा, लेकिन 36वां कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। अब देखिए, ओलंपिक। तो 2024 का में ओलंपिक कहाँ होगा अभी। तो 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में होगा और 2028 का जो ओलंपिक है लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स कहाँ है? ये USA में है। देखिए, अब G20 का होस्ट G20, अब तो ये G21 हो चुका है क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हो चुका है। मैंने बताया है आपको कि जो G20 अब G21 हो चुका है और इसमें क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो चुका है, इस बार शामिल हुआ है। और जो 2024 में जो इसका होस्ट है वो ब्राज़ील है और 2023 में G20 का होस्ट कौन है? भारत है। इस साल मतलब भारत था। और इससे पहले कौन था? इससे पहले इंडोनेशिया था। इससे पहले जो होस्ट था वो कौन था? इंडोनेशिया था। फिर उसके बाद इस बार भारत हुआ है और 2024 में ब्राज़ील होगा। ठीक है, अब कोप 28 कहाँ होगा? तो कोप 28 जो है वो UAE में होगा। और कोप 27 जो है शर्म अल शेख, जो कि एक मिस्र का एक
मिस्र में है ये शर्म अल शेख, वहीं पे हुआ था। कोप 27 शर्म अल शेख में, मिस्र के शर्म अल शेख में है। कोप 28 यूएई में। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 वाला बर्मिंघम में हुआ था। राष्ट्रीय खेल जो 37वां है वो गोवा में होगा। 36वां गुजरात में हुआ है। ओलंपिक 2024 पेरिस में, 2028 का लॉस एंजल्स में, और G20 का जो होस्ट रहा होगा ब्राज़ील 2024 में, वो ब्राज़ील होगा। और कोप 28 जो है यूएई में होगा। और कोप 27 कहाँ हुआ? शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस। ठीक है, फार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए। 24 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व नदी दिवस। 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ, क्योंकि इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 7 सितंबर 2023 को हुई थी। तो 7 सितंबर 2023 को हुई थी। इस साल 2023 चल रहा है तो 100 वर्ष हुए ना, तो वही तो 7 सितंबर को इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ की फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। तो 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ के दिवस पे। आगे देखिए, आगे हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राजभाषा का जो उल्लेख किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो राजभाषा का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 17 में किया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो राजभाषा का जो उल्लेख है भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य किया गया है। और हिंदी का विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो हिंदी के विकास के लिए जो अनुच्छेद है वो 351 है। ठीक है, अगला देखिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन संरक्षण को लेके एक प्रोटोकॉल किया गया था। कहाँ हुआ था? ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और उसी के उपलक्ष्य में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है पर्यटन दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे हमारा विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। ये कहाँ की नदी है? ये भी चीन की ही नदी है। ये चीन की नदी है। और यांगटीसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? संघाई शहर बसा है। ठीक है, आगे देखिए चीन का शोक किसे कहते हैं? तो होंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। और होंगहो नदी का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है येलो रिवर। आगे देखिए हेमवती काबिनी की सहायक नदी कौन है? मतलब हेमवती काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो हेमवती और काबिनी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। हेमवती और काबिनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। गंगा के, अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, गंगा नदी के बारे में बताया गया है। ये गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदी, मतलब गंगा में बाएं तरफ से जो नदियाँ आकर मिलती हैं उनके बारे में। ये देखिए ये गंगा नदी है हमारी। ठीक है, देखिए इधर से बाएं से कौन कौन सी नदी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा मिलती है। और दाएं साइड से कौन कौन मिलती है? कौन सी सहायक नदी है? यमुना मिलती है और सोन नदी मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक जो जगह है वो मध्य प्रदेश में है। और देखिए इस चीज़ की ध्यान दीजिएगा, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। इसको आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा। सो न म, देखिए सो से क्या होगा? अमरकंटक से निकलने वाली नदियों का क्या? सोनम। सो से सोन नदी जो हमारी ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, मतलब उत्तर की तरफ जाती है।
और म से महानदी जो कि आपकी पूरब की तरह आती है, महानदी। और इधर जो है न से नर्मदा जो कि इधर जाती है, जो हमारी पश्चिम की तरफ जाती है। ठीक है, तो अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है उससे कितनी नदियाँ निकलती हैं? 3 नदियाँ निकलती हैं वहाँ से। और हमारा जो ट्रिक क्या है? सोनम, सो से सो नदी निकलती है जो कि उत्तर की तरफ जाती है, न से नर्मदा नदी निकलती है जो कि पश्चिम की तरफ जाती है, म से महानदी निकलती है जो कि उड़ीसा में जाती है, मतलब पूर्व की तरफ जाती है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो बाएं से नदियाँ आकर मिलती हैं मैंने बताया, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारा है कि कामेंग लोहित किसकी सहायक नदी है? तो कामेंग नदी, लोहित नदी किसकी सहायक नदी हैं? ये दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। कामेंग और लोहित किसकी सहायक नदी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। अब आगे देखिए, हम थोड़ा यूएनओ के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ में कितने सदस्य हैं? यूएनओ में 193 सदस्य हैं। और हमारा नवीनतम या 193वां सदस्य कौन सा है? तो साउथ सूडान है। ठीक है, अब आगे देखिए, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यूएनओ के महासचिव कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो यूएनओ के महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। और यूएनओ के हेड कौन है इस टाइम? देखिए, महासचिव अलग है, हेड अलग है। तो महासचिव हो गए हमारे एंटोनियो गुटेरस यूएनओ के, और यूएनओ के जो हेड हैं वर्तमान में वो हैं डेनी फ्रांसिस। और ये 78वां सत्र चल रहा है यूएनओ का। ठीक है, और यूएनओ में कितने अंग हैं? तो यूएनओ में कुल 6 अंग हैं। ठीक है, अब देखिए, और यूएनओ में जो भारत की तरफ से अस्थाई सदस्य हैं वो कौन है? वो हैं रुचिरा कंबोज। यूएनओ में भारत की तरफ से जो अस्थाई सदस्य हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रुचिरा कंबोज। अब देखिए आगे बताया गया है कि यूएनओ के 5 अंगों का, यूएनओ में कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो 5 अंगों का जो मुख्यालय है वो जहाँ यूएनओ का मुख्यालय है वहीं उनका भी मुख्यालय मतलब न्यूयॉर्क में है। लेकिन उसका जो एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में है। सिर्फ एक, इसीलिए हमेशा जब भी पूछा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही मुख्यालय पूछा जाता है, क्योंकि उसके 6 अंग हैं। तो 5 अंगों का तो मुख्यालय वहीं हो गया जहाँ यूएनओ का मुख्यालय है, मतलब न्यूयॉर्क। और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो 6ठा अंग है, इसी का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में न होकर के कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में है। अब आगे देखिए, मरकावा मार्क 5 क्या है? तो मरकावा मार्क 5 क्या है? यह एक युद्धक टैंक है। क्या है? यह एक युद्धक टैंक है जो कि इजराइल का है और ये 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है, मरकावा मार्क 5 क्या है? यह एक युद्धक टैंक है और इजराइल का है। ये 5वीं पीढ़ी का जो है वो एक युद्धक टैंक है। आगे देखते हैं। देखिए, खैबर और फतेह, हमने युद्धक टैंक के बारे में पढ़ा, तो उससे संबंधित कुछ यहाँ पे मिसाइल हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, खैबर और फतेह ये कहाँ की मिसाइल हैं? ये ईरान की मिसाइल हैं। खैबर और फतेह कहाँ की मिसाइल हैं? ईरान की मिसाइल हैं। और जो जिरकॉन है वो कहाँ, ये क्या है? जो जिरकॉन है वो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। देखिए, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत मतलब कठिन लग रही होंगी, और क्योंकि नाम हमेशा ये सुना नहीं है। तो अगर आप लोग हमेशा डेली देखते जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते जाएंगे, तो सुनते सुनते आप लोग को याद हो जाएगा। एक दिन में नहीं याद होगा। अभी कम से कम मैंने कहा है आपसे कि आप 1 हफ्ते इस क्लास को लीजिए, अगर आप लोग को ज़रूर बेनिफिट लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, खैबर और फतेह, खैबर और फतेह जो है ये क्या है? ये ईरान की मिसाइल हैं। जिरकॉन क्या है? जिरकॉन जो है वो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ओरोन, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, ओरोन है, ORON है। ठीक है, तो ओरोन क्या है? वो ओरोन जो है वो इजराइल का ड्रोन है। आगे देखिए, INS विंध्यगिरी क्या है? तो INS विंध्यगिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A का 6ठा जहाज़ है। ठीक है, INS विंध्यगिरी क्या है? तो INS विंध्यगिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A का 6ठा जहाज़ है। वरुणास्त्र क्या है? वरुणास्त्र जो है वो हैवी वेट टारपीडो है।